हाय बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, DBSK इंटर कॉलेज में आपको जीव विज्ञान का मैं जो है अगले वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में जो है आपको कक्षा 11 का जीवाणु तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोनेरा जगत के जो है मतलब जीवाणु के बारे में बता ही दिया था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ठीक बच्चों, तो प्रोटिस्टा जगत क्या चीज़ है और इसके अंतर्गत क्या कौन से प्राणी आते हैं, किस तरीके से इसमें हम क्या चीज़ अध्ययन करते हैं, तो सभी पार्ट को हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमें खास करके जो है कौन से प्राणी इसमें आते हैं, किस स्थान पर निवास करते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान ये देखना है कि यहाँ जो प्राणी इसके होते हैं ये कैसी अवस्था में होते हैं। तो ये बताया गया कि ये एक कोश की यूकेरियोटिक जीवों का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें कहा जाता है कि ये कहते हैं कि ये प्राणी जो होते हैं एक कोश की प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो इसकी यही है कि यह प्राणी कितने होते हैं? एक कोश की प्राणी हैं। ठीक है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये चीज़ है, क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक, एक कोश की प्राणी है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन DNA के साथ पाई जाती है, इसलिए इनको जो है किस कोशिका में रखा जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत रखा जाएगा। ये एक कोश की प्राणी है, केंद्रक पाया जाता है और यूकैरियोटिक के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और बताया गया है कि ये कहा जाता है कि ये परस्पर एक दूसरे से आकार की व जीवन शैली में काफ़ी भिन्न होते हैं। ध्यान देना है कि प्रोटिस्टा जगत में जो है कहा जाता है कि शैवाल जो आते हैं एक कोश की शैवाल, कितने? एक कोश की शैवाल जो होते हैं इसी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, शैवाल 3 तरीके से होते हैं। पहला तो हमारा नीले हरित शैवाल, दूसरा एक कोश की शैवाल, तीसरा बहुकोश की शैवाल। तो एक कोश की शैवाल जो आता है वो जीवाणु के अंतर्गत आता है, अर्थात मोनेरा संघ के। और एक कोश की शैवाल वो आता है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत शैवाल आता है। इसके बाद बहुकोश की जो शैवाल होता है शैवाल के रूप में जो नदियों में पाए जाते हैं वो होते हैं आपके कितने? वो होते हैं हमारे जो है पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो 3 शैवाल होते हैं, तीनों अलग अलग जो है कैटेगरी में जगत में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए इसके बाद हम लोग बताते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़। बच्चों इसमें ये बताना है कि इनका इतिहास, जीव इतिहास में प्रोटिस्टा का विशिष्ट स्थान है। ये प्रोकैरियोटिक से विकसित हुए हैं। इनसे पौधे, कवक जंतुओं और दूसरे आधुनिक प्रोटिस्टा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक से ही विकसित हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जो जीव है मतलब शैवाल है वो है कौन से? नीले हरित शैवाल। तो नीले हरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया नीले हरित शैवाल जो हैं यहीं से जो है उत्पत्ति हुई है शैवाल प्रोटिस्टा जगत की। ठीक है ना, तो प्रोटिस्टा जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही उसकी उत्पत्ति हुई है जिसमें नीले हरित शैवाल पाए जाते हैं। इसी के अनुसार जो है आगे प्रोटिस्टा में भी इसकी उत्पत्ति हुई है इस तरीके से। और कहा जाता है प्रोटिस्टा शब्द किसी वास्तविक विकासीय इकाई को वर्णित नहीं करता जिसमें समान लक्षण हो, बल्कि यह एक सुविधाजनक शब्दावली है जो ऐसे किसी भी यूकेरियोटिक के लिए प्रयुक्त की जाती है जो पौधा, जंतु, कवक नहीं। ये ना पौधा है, न जंतु है, ना ही क्या है कवक है। इन तीनों कैटेगरी में इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक कोश की है और एक कोश की प्राणी इन्हें तीनों कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि कवक, जंतु और पौधा ये सब बहुकोश की प्राणी हैं। ठीक, तो यही चीज़ है। तो बच्चों आगे बताया गया है कि हेकल मतलब प्रोटिस्टा जो है वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई, हम आपको इसको बता देते हैं। तो बच्चों प्रोटिस्टा जो है बताया गया सर्वप्रथम जो है जो वैज्ञानिक था उसका नाम है हेकल। कौन वैज्ञानिक? हेकल नामक वैज्ञानिक है। ठीक, जो है सन 1866 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी।
1866 ईस्वी में हेकल नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, और बताया गया कि इसे बताया गया है कि और इसे बताया कि ये यूकैरियोटिक जीवधारी के रूप में रखा जाता है। यूकैरियोटिक ठीक कोशिका जीवधारी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक, ये चीज़ में पाई जाती है। ठीक बच्चों, और इसमें आपको बताना है कि इसका जो मूल स्थान होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो जल में होते हैं, भूमि में होते हैं, और कहाँ स्थल पर ही रहते हैं, और भूमि के अंदर में रहते हैं, तो जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक, जंतु के शरीर में भी प्रोटिस्टा पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रोटिस्टा में भाई प्रोटोजोआ, अमीबा ये सब आता है। अमीबा हमारे पेट में भी रहते हैं, तो जंतुओं के अंदर भी ये क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो इस तरीके से पाए जाते हैं। और बच्चों बताया जाता है कि इसमें कि इनकी कोशिका वास्तविक केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अभी हमने बताया था आपसे कि इनके कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, केंद्रक विकसित होते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया था। और कहा जाता है कि कुछ जातियों में कितने, 2 केंद्रक होते हैं, जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की आकृति जो होती है ऐसे ऐसे करके होती है, आप देखे ही होंगे इस तरीके से ऐसे करके होती है, यहाँ पे ऐसे कटा होता है। तो यहाँ पे एक गुरु केंद्रक होता है और एक जो है लघु केंद्रक होता है। तो केंद्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। पैरामीशियम में चप्पल के आकार का होता है। तो यही चीज़ है। तो आगे फिर आपको बताना है कि कोशिका के भीतर झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और बताया गया है कि साथ साथ गाल्जी कार, अर्धप्रद्रव्य जालिका, ये सब चीज़ इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो इनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और सभी पोषक पदार्थ का संग्रहण कैसे कैसे करना है, ये गाल्जी बॉडी उसको जो है निश्चित रूप से करती है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है। दूसरी चीज़ बच्चों इसमें बताना है, कोशिका भित्ति युक्त प्रतिष्ठा की कोशिका भित्ति प्रायः सेलुलोज से बनी होती है। इसकी जो भित्तियाँ होती हैं, किनारे वाला जो भाग होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। अगली चीज़ बच्चों यहाँ दिखाना है, कहना है कि कुछ जातियों में तो गमन अनुपस्थित होता है। कुछ जातियाँ तो मतलब अस्थायी रूप से एक ही जगह पड़ी रहेंगी, और कुछ जातियाँ इसकी होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं, गमन कर सकती हैं। इससे अमीबा हो गया। अमीबा में कूटपाद या पदार्थ होते हैं जो अपने शरीर को क्या करते हैं, गड्ढा बना लेते हैं और ढालू के रूप में एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, तो ये स्थितियाँ इसमें पाई जाती हैं। और बच्चों बता दिया गया है कि ये भोजन का जो संचय करते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में अपने भोजन को क्या करते हैं, संचय करते हैं। ठीक, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, संचय करते हैं। इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है, प्रजनन, तो प्रजनन की क्रिया इसमें 2 विधि से होती है। पहला तो होता है लैंगिक विधि, लैंगिक विधि, और दूसरी जो होती है अलैंगिक। इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल रहता है। ये दोनों अवस्थाओं में क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया करते हैं। समझ गए, तो ये स्थिति इस तरीके से है। तो चलिए अब प्रमुख समूह इसका देख लेते हैं, प्रोटिस्टा का। हम आपको प्रोटिस्टा का सामान्य परिचय अब तक बताए हैं। अब चलिए इसके भाग को देख लेते हैं। तो इसका जो भाग है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखो बच्चों, इसका जो पहला भाग है वो प्रकाश संश्लेषी या पादपमय भाग होता है। प्रकाश संश्लेषी या पादपमय भाग। ठीक, और इसके बाद बच्चे बताया गया है दूसरा भाग जो होता है वो होता है कवकसम प्रोटिस्टा। कवकसम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और इसके बाद जो है जंतुसम प्रोटिस्टा अगला होता है। जंतुसम जो जंतु के अंतर्गत आते हैं, सम प्रोटिस्टा। 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है। अब तीनों कैटेगरी के भाग अलग अलग हैं। पहली कैटेगरी जो है बच्चों, उसमें भी 3 पार्ट हैं, ये ध्यान देना है आपको। तो इसकी तीसरी कैटेगरी जो है वो डायटम्स है। डायटम और
अगली कैटेगरी जो है वो है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट डायनोफ्लैजिलेट। और अगली कैटेगरी जो है देना है वो है इसकी यूग्लिनाइड। ठीक बच्चों, ये चीज़। अब इसके बाद जो है कवक का जो रूप है वो केवल दो है। पहला तो है, इसका ध्यान देना है, वो है आकोष्की और कोष्की, दो रूप हैं। ठीक है, तो ये है, अब कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो आगे फिर बच्चों हम लोग चलते हैं, देखते हैं जंतु संप्रोटिस्टा। ये जंतु संप्रोटिस्टा क्या है, इसके बारे में देखिए। तो जंतु संप्रोटिस्टा में आता है प्रोटोजोआ। इसके अंतर्गत जो है कौन प्राणी आता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, कौन कौन देखना है। पहला तो प्राणी होता है सिलिएटा, मतलब सार्कोडीना। दूसरा जो प्राणी है सिलिएटा। ठीक है, और अगला जो प्राणी है वो है स्पोरोजोआ। तो इतने प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसका अध्ययन हमें विस्तृत रूप से करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम आपको जो है इसमें इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो उपरोक्त चीज़ में हमको 3 चीज़ मिला है। उपरोक्त समीकरण में इसमें जो है हमको जो है 3 रूप मिला है। पहला तो प्रकाश संश्लेषी या पादप में जीव होते हैं, दूसरा कवक संप्रोटिस्टा के रूप में होते हैं, तीसरा जंतु के रूप में होते हैं। तो इसकी 3 वैरायटी है, तीनों हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला वैरायटी इसका जो है हमको पढ़ना है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। वन मिनट बच्चों। तो बच्चों इसमें पहला भाग हमारा जो है, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला भाग है प्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी में हमें देखना है कि ये जो होते हैं पादप समान बताया कि प्रोटिस्टा एक कोशिकी कशाभिकीय अथवा अकशाभिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय तो होते ही हैं, इसके साथ साथ इसमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। कोशिकी और कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, और फिर या नहीं पाई जाती हैं, दोनों अवस्था इसमें होते हैं। 2 जीव होते हैं जो मतलब अपना एक स्थान दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था, और ये हमेशा किस अवस्था में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी मतलब इसमें कई जीव किस अपने अवस्था में रहते हैं, मतलब ग्रुप बना के रहते हैं, समूह बना के रहते हैं, या ऐसे प्राणी। ठीक है, और कहा जाता है बच्चों, ध्यान देना आपको कि ये इनमें लाल भूरे तथा हरे शैवाल आते हैं। इसमें क्या आते हैं, ध्यान देना है, लाल भूरे हरे कलर के क्या आते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। इसी में प्रकाश संश्लेषी पौधे, मतलब प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत किस प्रकार के शैवाल होते हैं, लाल भूरे हरे कलर के जो होते हैं क्या होते हैं, शैवाल पाए जाते हैं। ठीक, और बताया गया है कि यहाँ पर भी इनका वर्णन नहीं किया गया, अतः प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को 3 भाग में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 3 भाग में जो डिवाइड किया गया है, तो उसमें आप सिंपल से बात जानेंगे। तो पहला तो इसका इसी के अंतर्गत भाग होता है जिसका नाम होता है डायटम्स। ध्यान दीजिए, डायटम्स, अभी हमने बताया था कि ये डायटम्स जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
तो डायटम्स में बताया गया है कि ये प्रोटिस्टा मतलब ये पीले, सुनहरे, भूरे अथवा हरे पीले रंग के होते हैं। ये लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये कलर में? पीले सुनहरे कलर के, पीले सुनहरे कलर के होते हैं, जो लवड़ी अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है ना, इनके अंतर्गत ये अवस्था इसमें पाई जाती है। समझ गए आप? तो ये स्थिति इसमें है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। और कहा जाता है कि इसमें डायटोमिन नामक वर्णक होता है। डायटोमिन नामक, डायटम्स में डायटोमिन नामक क्या होता है? वर्णक पाया जाता है, जिसके वजह से ये पीले और हल्के कलर मतलब सुनहरे कलर के होते हैं। ठीक है। तो ये अवस्था इसमें पाई जाती है। और बच्चों ये बताया गया है कि इसमें संचित भोजन तेल तथा ल्यूकोसिन के रूप में होता है। संचित भोजन, जो इसके अंदर भोजन संचित होता है वो किसके रूप में? तेल के रूप में, तेल और ल्यूकोसिन के रूप में। किसके? ल्यूकोसिन के रूप में संचित रहता है भोजन। भोजन तेल के रूप में अंदर प्रवेश करता है। समझ गए? ऐसे जो है पाया जाता है। और कहा गया है कि इसमें इनकी इसमें चल अवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन डायटम स्वतः गति करते हैं। इनमें चल अवस्था क्या होती है? नहीं पाई जाती। चल अवस्था नहीं पाई जाती है। यह क्या करते हैं? स्वतः गति करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि इनमें चलने का कोई कसाबिका वसाबिक कुछ नहीं होता है। ये केवल वैसे ही अपने तैरते रहते हैं। कोई चीज़ इनके अंतर्गत मतलब अंग नहीं है, फिर भी ये स्वतः तैरते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं। ठीक है। और कहा गया इनकी कोशिका भित्त में 2 प्रतिरक्षी कपाट पाए जाते हैं। कितने? इनके कोशिका में 2 प्रतिरक्षी मतलब रोगों से लड़ने वाला जो होता है कपाट पाए जाते हैं। कपाट मतलब क्या होता है? वाल्व होता है, छिद्र होता है। ठीक है। जो मतलब किसी भी कोई भी यदि इस पर जंतु अगर हावी हो रहा है तो उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये अवस्था इसमें होती है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पाया जाता है। डायटम्स का हम संरचना बना लेते हैं, किस आकृति का होता है, कैसे होता है। ये होता है इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला भाग होता है पोलर नोडल, और ये भाग जो होता है और ये जो भाग होता है सेंट्रल भाग होता है, मतलब बीच वाला भाग। और बाकी ये जो होता है ये होता है सेलवाल, मतलब उसका दीवार, उसका भित्ति जिसको बोलते हैं। तो ये अवस्थाएं पाई जाती है। डायटम्स है यही होता है डायटम्स, जो लवड़ी अथवा अलवड़ी समुद्र जलों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसकी यही अवस्था है। और इसके बाद बच्चों इनमें बताया गया इनमें प्रजनन क्रिया अलैंगिक प्रायः द्विविखंडन प्रकार से होती है। क्या चीज़? अलैंगिक विधि इसमें पाई जाती है प्रजनन की, जो किस अवस्था में होती है? द्विविखंडन विधि के द्वारा होती है। द्विविखंडन विधि में ये अपने शरीर को 2 भाग में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसे बढ़ जाएंगे, या अलग पार्ट हो जाएगा, अलग पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसी स्थिति में ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं। और कहा गया है कि
कुछ डायटम्स में लैंगिक जनन भी होता है जो द्विकशाभिकी युग्मक बनाते हैं। कुछ में क्या होते हैं, लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से जो है जनन क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन प्रक्रिया इसमें पाई जाती है जिसमें ये द्विकशाभिकी अवस्था में रहते हैं। द्विकशाभिकी अवस्था में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ में बताया जाता है। तो बच्चों और बताया जाता है इनकी भित्तियाँ जो बनी होती है वो सिलिका के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा, सिलिका इसमें पाया जाता है। सिलिका अवस्था, इनकी भित्ति सिलिका पदार्थ के द्वारा बनी होती है। अतः मृत्यु हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होते हैं। मृत्यु हो जाएगा फिर भी ये नष्ट नहीं होते हैं, ये किसी गहरे तलहटी में जो है पड़े रहते हैं, ठीक है। और बताया गया कि और करोड़ों वर्षों में डायटमी मृदा कहलाते हैं। इस मृदा का उपयोग ग्लास बनाने तथा फिल्टर, पेपर, पेंट, बर्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट आदि अग्निरोधक सतह बनाने के लिए किया जाता है। देख लीजिए, जहाँ ये पाए जाते हैं, जिस जगह पे ये मरते हैं परंतु नष्ट पूरी तरीके से नहीं होते हैं, उस मिट्टी को डायएटमी मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, डायएटमी मिट्टी कहते हैं। डायएटमी, जहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु, डायटम्स की जहाँ मृत्यु हो जाएगी, जहाँ मृत्यु होगी उस मिट्टी को क्या कहेंगे, डायटमी मृदा कहते हैं, ठीक है। और इस मिट्टी को निकाल के, इस मिट्टी को क्या करेंगे, निकाल के इसमें क्या क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बताया गया इसका उपयोग है ग्लास बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, फिल्टर पेपर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और बर्निश बनाने के लिए, टूथपेस्ट, ठीक, टूथपेस्ट, ये सब आदि तथा अग्निरोधक पदार्थ बनाने के लिए इस डायटम्स मिट्टी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर अगले अध्याय में हम आपको यूग्लिना के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में, यूग्लिना के बारे में, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद।